नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है पंकज और आप सुन रहे हैं पंकज की बातें। क्या आपने कभी गौर किया है कि कामयाबी की सीढ़ी चढ़ते चढ़ते हम अक्सर उन पायदानों को भूल जाते हैं जिन्होंने हमें खड़ा होना सिखाया। आज की कहानी एक ऐसे ही बेटे की है जो अपने बॉस यानी अपने चीफ को खुश करने के लिए अपनी बूढ़ी माँ को किसी फालतू सामान की तरह घर के किसी कोने में छिपा देना चाहता है। जी हाँ दोस्तों, आज हम सुनेंगे कालजयी लेखक भीष्म शाहनी जी की सुप्रसिद्ध कहानी चीफ की दावत। दोस्तों, ये कहानी केवल एक डिनर पार्टी या सिर्फ एक प्रमोशन की तलाश में भटकते श्यामनाथ की नहीं है, बल्कि ये उस मानसिकता की है जो अपने ही माँ बाप को घर का पुराना और बेकार फर्नीचर समझने लगती है। आज के संदर्भ में ये कहानी क्यों प्रासंगिक है? क्योंकि आज हम स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ाने के चक्कर में स्टैंडर्ड ऑफ फीलिंग खो चुके हैं। हम नए रिश्ते बनाने के लिए इतने उतावले हैं कि उन पुराने रिश्तों की कुर्बानी देने से भी नहीं हिचकते जिन्होंने हमें यहाँ तक पहुँचाया है। साथ ही दोस्तों, ये हमारे समाज के उस दिखावे पर करारा प्रहार है जहाँ हम रिश्तों से ज़्यादा हैसियत को तवज्जो देने लगते हैं। मिस्टर श्यामनाथ के घर आज दावत है, घर सजाया जा रहा है, शराब का इंतजाम है, लेकिन श्यामनाथ के सामने एक बड़ी समस्या है, उनकी अनपढ़ और बूढ़ी माँ। क्या माँ इस मॉडर्न दावत की शान बढ़ा पाएगी या श्यामनाथ के लिए शर्मिंदगी का कारण बनेगी? तो चलिए जानते हैं चीफ की दावत। आज मिस्टर श्यामनाथ के घर चीफ की दावत थी। श्यामनाथ और उनकी धर्मपत्नी को पसीना पोंछने की फुर्सत न थी। पतली ड्रेसिंग गाउन पहने, उलझे हुए बालों का जूड़ा बनाए, मुंह पर फैली हुई सुर्खी और लाली को मले और मिस्टर श्यामनाथ सिगरेट पर सिगरेट फूंकते हुए चीज़ों की फहरिस्त हाथ में थामे एक कमरे से दूसरे कमरे में आ जा रहे थे। आखिर 5 बजते बजते तैयारी मुकम्मल होने लगी। कुर्सियाँ, मेज, तिपाइयाँ, नैपकिन, फूल सब बरामदे में पहुंच गए। ड्रिंक का इंतजाम बैठक में कर दिया गया। अब घर का फालतू सामान अलमारियों के पीछे और पलंगों के नीचे छिपाया जाने लगा। तभी श्यामनाथ के सामने सहसा एक अड़चन खड़ी हो गई। माँ का क्या होगा? इस बात की ओर न उनका और न उनकी कुशल पत्नी का ध्यान गया था। मिस्टर श्यामनाथ श्रीमती की ओर घूमकर अंग्रेजी में बोले, माँ का क्या होगा? श्रीमती काम करते करते ठहर गईं और थोड़ी देर सोचने के बाद बोली, इन्हें पिछवाड़े इनकी सहेली के घर भेज दो, रात भर बेशक वहीं रहें, कल आ जाएं। श्यामनाथ सिगरेट मुंह में रखे सुकड़ी आंखों से श्रीमती के चेहरे की ओर देखते हुए पल भर सोचते रहे, फिर सिर हिलाकर बोले, नहीं, मैं नहीं चाहता कि उस बुढ़िया का आना जाना यहाँ फिर से शुरू हो। पहले ही बड़ी मुश्किल से बंद किया था। माँ से कहें कि जल्दी खाना खा के शाम को ही अपनी कोठरी में चली जाए। मेहमान कहीं 8 बजे आएंगे, इससे पहले ही अपने काम से निपट ले। सुझाव ठीक था, दोनों को पसंद भी आया, मगर फिर सहसा श्रीमती बोल उठी, जो वो सो गई और नींद में खर्राटे लेने लगी तो साथ ही बरामदा है जहाँ लोग खाना खाएंगे, तो इन्हें कह देंगे कि अंदर से दरवाज़ा बंद कर लें, मैं बाहर से ताला लगा दूंगा, या माँ को कह देता हूँ कि अंदर जाकर सोए नहीं, बैठी रहे, और क्या। और जो सो गई तो डिनर का क्या? कब तक चले? 11 बजे तक तो तुम ड्रिंक ही करते रहते हो। श्यामनाथ खींच उठे, हाथ झटकते बोले, अच्छी भली ये अपने भाई के पास जा रही थी, तुमने यूं ही खुद अच्छा बनने के लिए बीच में टांग अड़ा दी। वाह, तो माँ और बेटे की बातों में मैं क्यों बुरी बनूं? तुम जानो और वह जाने। मिस्टर श्यामनाथ चुप रहे। ये मौका बहस करने का ना था, समस्या का हल ढूंढने का था। उन्होंने घूमकर माँ की कोठरी की ओर देखा। कोठरी का दरवाजा बरामदे में खुलता था। बरामदे की ओर देखते हुए झट से बोले, मैंने सोच लिया है, और उन्हीं कदमों माँ की कोठरी के बाहर जा खड़े हुए। माँ दीवार के साथ एक चौकी पर बैठी दुपट्टे में मुंह सिर लपेटे माला जप रही थी। सुबह से तैयारी होती देखते माँ का भी दिल धड़क रहा था। बेटे के दफ्तर का बड़ा साहब घर आ रहा है, सारा काम ठीक से हो जाए तो बढ़िया है। माँ, आज तुम खाना जल्दी खा लेना, मेहमान लोग 7:30 बजे आ जाएंगे। माँ ने धीरे से मुंह पर से दुपट्टा हटाया और बेटे को देखते हुए कहा, आज मुझे खाना नहीं खाना है बेटा, तुम तो जानते हो मांस मछली बने उस दिन मैं कुछ भी नहीं खाती।
जैसे भी हो अपना काम जल्दी से निपटा लेना। अच्छा बेटा। और माँ, हम लोग पहले बैठक में बैठेंगे, उतनी देर तुम यहाँ बरामदे में बैठना। फिर जब हम यहाँ आए तो तुम गुसल खाने के रास्ते बैठक में चली जाना। माँ आश्चर्य से बेटे का चेहरा देखने लगी, फिर धीरे से बोली, अच्छा बेटा। और माँ, आज जल्दी सो नहीं जाना, तुम्हारे खर्राटों की आवाज़ दूर तक जाती है। माँ लज्जित सी आवाज़ में बोली, क्या करूँ बेटा, मेरे बस की बात नहीं है। जब से बीमारी से उठी हूँ नाक से सांस नहीं ले सकती। मिस्टर सामनाथ ने इंतजाम तो कर दिया, फिर भी उनकी उधेड़-बुन खत्म नहीं हुई। जो चीफ अचानक उधर आ निकला तो 8-10 मेहमान होंगे, देसी अफसर, उनकी स्त्रियां होंगी, कोई भी गुसल खाने की तरफ जा सकता है। चिंता और क्रोध में वो झुंझलाने लगे। एक कुर्सी को उठाकर बरामदे में कोठरी के बाहर रखते हुए बोले, आओ माँ, इस पर जरा बैठो तुम। माँ ने माला संभालती पल्ला ठीक करती उठी और धीरे से कुर्सी पर आकर बैठ गई। यूं नहीं माँ, टांगे ऊपर चढ़ाकर नहीं बैठते, वो खाट नहीं है। माँ ने टांगे नीचे उतार ली। और खुदा के वास्ते नंगे पांव नहीं घूमना, ना ही वो खड़ाऊ पहनकर सामने आना। किसी दिन तुम्हारी वो खड़ाऊ उठाकर मैं बाहर फेंक दूंगा। माँ चुप रही। कपड़े कौन से पहनोगी माँ? जो है वही पहनूंगी बेटा, जो कहो पहन लो। मिस्टर सामनाथ सिगरेट मुंह में रखे फिर अधखुली आंखों से माँ की ओर देखने लगे और माँ के कपड़ों की सोचने लगे। सामनाथ हर बात में तरतीब चाहते थे। घर का सब संचालन उनके अपने हाथ में था। खूंटियाँ कमरों में कहाँ लगाई जाएं, बिस्तर कहाँ बिछें, किस रंग के पर्दे लगाए जाएं, श्रीमती कौन सी साड़ी पहने, मेज किस साइज की हो। सामनाथ को चिंता थी कि अगर चीफ की मुलाकात माँ से हो गई तो कहीं लज्जित ना होना पड़े। माँ को सिर से पांव तक देखते हुए बोले, तुम सफ़ेद कमीज और सफ़ेद सलवार पहन लो या सफ़ेद साड़ी पहन लो। जाओ पहन के आओ तो जरा मैं देखूं। माँ धीरे से उठी, अपनी कोठरी में कपड़े पहनने चली गई। ये माँ का झमेला ही रहेगा। उन्होंने फिर अंग्रेजी में अपनी स्त्री से कहा, कोई ढंग की बात हो तो कोई कहे, अगर कहीं कोई उल्टी सीधी बात हो गई, चीफ को बुरा लगा तो सारा मजा जाता रहेगा। माँ सफ़ेद कमीज और सफ़ेद साड़ी पहनकर बाहर निकली। छोटा सा कद सफ़ेद कपड़ों में लिपटा, छोटा सा सूखा हुआ शरीर, धुंधली आंखें, केवल सिर के आधे झड़े हुए बाल पल्ले की लपेट में ओट में छिप गए थे। पहले से ही कुछ कम कुरूप नजर आ रही थी। चलो ठीक है, कोई चूड़ियाँ वूड़ियाँ हो तो वो भी पहन लो। चूड़ियाँ कहाँ से लाऊं बेटा, तुम तो जानते हो सब जेवर तुम्हारी पढ़ाई में बिक गए। यह वाक्य सामनाथ को तीर की तरह लगा। तिनक कर बोले, ये कौन सा राग छेड़ दिया माँ, सीधा कह दो नहीं है चूड़ी। इससे पढ़ाई वढ़ाई का क्या ताल्लुक, जो जेवर बिका तो कुछ बनकर ही आया हूँ। मेरा लंडूरा तो नहीं लौटा, जितना दिया था उससे दोगुना ले लेना। मेरी जीभ जल जाए बेटा, तुमसे जेवर लूंगी? मेरे मुंह से यूं ही निकल गया, जो होते तो लाख बार पहनते। 5:30 बज चुके थे। अभी मिस्टर सामनाथ को खुद भी नहा धोकर तैयार होना था। श्रीमती कब की अपने कमरे में जा चुकी थी। सामनाथ जाते हुए एक बार फिर माँ को हिदायत करते गए, माँ रोज की तरह गुमसुम बन के नहीं बैठी रहना। अगर साहब इधर से आ निकले और कोई बात पूछे तो ठीक तरह से बात का जवाब देना। मैं न पढ़ी लिखी, ना मैं पढ़ी न लिखी बेटा, क्या बात करूँगी। तुम कह देना माँ अनपढ़ है, कुछ जानती समझती नहीं, वो नहीं पूछेगा। 7 बजते बजते माँ का दिल धक धक करने लगा। अगर चीफ सामने आ गया और उसने कुछ पूछा तो वो क्या जवाब देगी। अंग्रेजों को तो दूर से ही देखकर घबरा उठती थी, ये तो अमेरिकन है, ना मालूम क्या पूछे, मैं क्या कहूँगी। माँ का जी चाहा कि चुपचाप पिछवाड़े विधवा सहेली के घर चली जाए, मगर बेटे के हुक्म को कैसे टाल सकते थे। चुपचाप कुर्सी पर से टांगे लटकाए वहीं बैठी रही। एक कामयाब पार्टी वो है जिसमें ड्रिंक कामयाबी से चल जाए। सामनाथ की पार्टी सफलता के शिखर चूमने लगी। बातें उसी लौ में बह रही थी जिस लौ में ग्लास भरे जा रहे थे। कहीं कोई रुकावट ना थी, कोई अड़चन ना थी। साहब को विस्की पसंद आई थी, मेम साहब को पर्दे पसंद आए थे, सोफा कवर का डिजाइन भी अच्छा लगा था, कमरे की सजावट सबका जी मोह रही थी।
इससे बढ़कर और क्या चाहिए। साहब तो ड्रिंक के दूसरे दौर में ही चुटकुले और कहानियां कहने लग गए। दफ्तर में जितना रौब रखते थे, यहाँ पर उतने ही दोस्त नजर आ रहे थे। और उनकी स्त्री काला गाउन पहने, सफेद गले में सफेद मोतियों का हार, सेंट और पाउडर की महक से ओत प्रोत कमरे में बैठी सभी देसी स्त्रियों की आराधना का केंद्र बनी हुई थी। बात बात पर हंसती, बात बात पर सिर हिलाती और सामनाथ की स्त्री से तो ऐसे बातें कर रही थी जैसे उनकी पुरानी सहेली हो। और इसी रो में पीते पिलाते 10:30 बज गए। वक्त गुजरते पता ही न चला। आखिर सब लोग अपने अपने गिलासों में से आखिरी घूंट पीकर खाना खाने के लिए उठे और बैठक से बाहर निकले। आगे आगे सामनाथ रास्ता दिखाते हुए, पीछे चीफ और दूसरे मेहमान। बरामदे में पहुंचते ही सामनाथ सहसा ठिठक गए। ये जो उन्होंने दृश्य देखा, उससे उनकी टांगें लड़खड़ा गईं और क्षण भर में सारा नशा हिरन होने लगा। बरामदे में ऐन कोठरी के बाहर माँ अपनी कुर्सी पर ज्यों की त्यों बैठी थी, मगर दोनों पांव कुर्सी की सीट पर आलती पालती करके रख लिए थे और सिर दाएं से बाएं और बाएं से दाएं झूल रहा था। मुंह से लगातार गहरे खर्राटों की आवाज आ रही थी। जब सिर कुछ देर के लिए टेढ़ा होकर एक तरफ को थम जाता तो खर्राटे और भी गहरे हो जाते और फिर झटके से नींद टूटती तो सिर फिर दाएं से बाएं तरफ झूलने लगता। पल्ला सिर पर से थोड़ा खिसक गया था और माँ के झड़े हुए बाल और आधा गंजा सिर दिख रहा था। देखते ही सामनाथ को गुस्सा आ गया, क्रोध हो उठे। जी चाहा कि माँ को धक्का देकर उठा दे और उन्हें कोठरी में ढकेल दें, मगर ऐसा करना संभव ना था। चीफ और बाकी मेहमान पास ही खड़े थे। माँ को देखते ही देसी अफसरों की कुछ स्त्रियां हंसती। इतने में चीफ ने धीरे से कहा, पुअर डियर। माँ हड़बड़ाकर उठ बैठी। सामने खड़े इतने लोगों को देखकर ऐसी घबराई कि कुछ कहते ही ना बना। झट से पल्ला सिर पर रखती हुई खड़ी हो गई और जमीन को देखने लगे। उनके पांव लड़खड़ाने लगे और हाथों की उंगलियां थर थर कांपने लगी। माँ, तुम जाके सो जाओ, तुम क्यों इतनी देर तक जाग रही थी? और खिसियाई हुई नजरों से सामनाथ चीफ के मुंह की ओर देखने लगे। चीफ के चेहरे पर मुस्कुराहट थी। वो वहीं खड़े खड़े बोले, नमस्ते। माँ ने झिझकते हुए अपने सिमटते हुए दोनों हाथ जोड़े, मगर एक हाथ दुपट्टे के अंदर माला को पकड़े हुए था, दूसरा बाहर। ठीक तरह से नमस्ते भी न कर पाई, हाथ जोड़ नहीं पाई। सामनाथ इस पर भी खिन्न हो उठे। इतने में चीफ ने अपना दाया हाथ आगे माँ से हाथ मिलाने के लिए बढ़ाया। माँ और भी घबरा उठी। माँ, हाथ मिलाओ, पर हाथ कैसे मिलाती? दाएं हाथ में तो माला थी। घबराहट में माँ ने बाया हाथ ही साहब के दाएं हाथ में रख दिया। सामनाथ दिल ही दिल फिर जल उठे। देसी अफसरों की स्त्रियां खिलखिलाकर हंस पड़ी। यूं नहीं माँ, तुम तो जानती हो दाया हाथ मिलाया जाता है, दाया हाथ मिलाओ। मगर तब तक चीफ माँ का बाया हाथ ही बार बार हिलाकर कह रहे थे, हाउ डू यू डू। कहो माँ, मैं ठीक हूँ, खैरियत से हूँ। माँ कुछ बड़बड़ाई। माँ कहती है मैं ठीक हूँ। कहो माँ, हाउ डू यू डू। माँ ने धीरे से सकुचाते हुए बोली, हाउ डू डू। एक बार फिर कहा उठा। वातावरण हल्का होने लगा। साहब ने स्थिति संभाल ली थी। लोग हंसने चहकने लगे थे। सामनाथ के मन का गुस्सा और शोभ भी कुछ कुछ कम होने लगा। साहब अपने हाथ में माँ का हाथ अब भी पकड़े हुए थे और माँ सिकुड़ी जा रही थी। साहब के मुंह से शराब की बू भी आ रही थी। सामनाथ अंग्रेजी में बोले, मेरी माँ गांव की रहने वाली है, उम्र भर गांव में ही रही है, इसलिए आपसे थोड़ा लजाती है, शर्माती है। साहब इस पर भी खुश नजर आए। बोले, सच? मुझे गांव के लोग बहुत पसंद हैं। तब तो तुम्हारी माँ गांव के गीत और नाच भी जानती होंगी। चीफ खुशी से सिर हिलाते हुए माँ को टकटकी बांधे देखने लगे। माँ, साहब कहते हैं कोई गाना सुनाओ, कोई पुराना गीत। तुम्हें तो कितने ही गीत आते होंगे। माँ धीरे से बोली, मैं क्या गाऊंगी बेटा, मैंने कब गाया है। वाह माँ, मेहमान को भी कोई टाल सकता है। साहब ने इतना रीत से कहा है, नहीं गाओगी तो साहब बुरा मान जाएंगे। मैं क्या गाऊं बेटा, मुझे कुछ आता है क्या? कोई बढ़िया सा टप्पे ही सुना दो, 2 पत्थर 2 अनारा।
देसी अफसर और उनकी स्त्रियों ने इस सुझाव पर तालियां पीट दी। माँ कभी दीन दृष्टि से बेटे के चेहरे को देखती, कभी पास खड़ी बहू के चेहरे को। इतने में बेटे ने गंभीर आदेश भरे लिहाज में कहा, माँ। इसके बाद हाँ या ना का सवाल ही न उठता था। तो माँ बैठ गई और क्षीण दुर्बल लरसती आवाज में एक पुराना विवाह का गीत गाने लगे। हरियाणी माए हरियाणी बेड़े, हरियाते भागी भरिया है। देसी स्त्रियां खिलखिला के हंस उठी। 3-4 पंक्तियां गा के माँ भी चुप हो गई। बरामदा तालियों से गूंज उठा। साहब तालियां पीटना बंद ही नहीं कर रहे थे। सामनाथ का जो गुस्सा और जो खीज थी वो प्रसन्नता और गर्व में बदल उठी। माँ ने पार्टी में नया रंग भर दिया था। तालियां थमने पर साहब बोले, पंजाब के गांवों की दस्तकारी क्या है? सामनाथ खुशी में झूम रहे थे। बोले, ओह बहुत कुछ है साहब, मैं आपको एक सेट उन चीज़ों की भेंट करूंगा, आप उन्हें देखकर खुश होंगे। मगर साहब ने सिर हिलाकर अंग्रेजी में पूछा, नहीं, मैं दुकानों की चीज़ नहीं मांगता हूँ। पंजाबियों के घरों में क्या बनता है? औरतें खुद क्या बनाती हैं? सामनाथ को सोचते हुए बोले, लड़कियां गुड़िया बनाती हैं और फुलकारी बनाती हैं। फुलकारी क्या होती है? सामनाथ फुलकारी का मतलब समझाने की असफल चेष्टा करने के बाद माँ को बोले, क्यों माँ, कोई पुरानी फुलकारी घर में है? माँ चुपचाप अंदर गई और अपनी पुरानी फुलकारी उठा लाई। साहब बड़ी रुचि से फुलकारी देखने लगे। पुरानी फुलकारी थी, जगह जगह से थोड़ी तागे भी टूट रहे थे, कपड़ा भी मैला और थोड़ा फटने लगा था। साहब की रुचि को देखकर सामनाथ बोले, ये पुरानी है और थोड़ी फट रही है साहब, मैं आपके लिए नई बनवा दूंगा, माँ बना देगी। क्यों माँ, साहब को फुलकारी बना दोगी ना? इन्हें ऐसे ही एक बढ़िया फुलकारी बना देना। माँ चुप रही, फिर डरते डरते धीरे से बोली, अब मेरी नज़र कहाँ है बेटा, बूढ़ी आंखें क्या देखेंगी? मगर माँ का वाक्य बीच में ही तोड़ते हुए सामनाथ साहब को बोले, वो जरूर बना देंगी, आप उसे देखकर खुश होंगे। साहब ने सिर हिलाया, धन्यवाद किया और हल्के हल्के झूमते हुए खाने की मेज की ओर बढ़ गए। बाकी मेहमान भी उनके पीछे पीछे हो लिए। जब मेहमान बैठ गए और माँ पर से सबकी आंखें हट गई तो माँ धीरे से कुर्सी पर से उठी और सबसे नजरें बचाते हुए अपनी कोठरी में चली गई। मगर कोठरी में बैठने की देर न थी कि उनकी आंखों में छल छल आंसू बहने लगे। वो दुपट्टे से बार बार उन्हें पोंछती, वो बार बार उमड़ाते, जैसे बरसों का बांध तोड़कर उमड़ आए हो। माँ ने बहुतेरा दिल को समझाया, हाथ जोड़े, भगवान का नाम लिया, बेटे की लंबी उम्र होने की प्रार्थना करी, बार बार आंखें बंद की, मगर आंसू बरसात के पानी की तरह जैसे थमने का नाम ही न लेते थे। आधी रात का वक्त होगा। मेहमान खाना खाकर एक एक कर जा चुके थे। माँ दीवार से सटकर बैठी, आंखें फाड़े दीवार को ही देखे जा रही थी। घर के वातावरण में तनाव ढीला पड़ चुका था। मोहल्ले की शांतता सामनाथ के घर पे भी छा चुकी थी। केवल रसोई में प्लेटों के खनखने की आवाज आ रही थी, बर्तन मांजे जा रहे थे। तभी सहसा माँ की कोठरी का दरवाजा जोर से खटकने लगा। माँ, दरवाजा खोलो। माँ का दिल बैठ गया, हड़बड़ा कर उठ बैठी। क्या मुझसे कोई भूल तो नहीं हो गई? माँ कितनी देर से अपने आप को कोस रही थी कि वो क्यों उन्हें नींद आ गई, क्यों वो उगने लगी, क्या बेटे ने अभी तक माँ को क्षमा किया? माँ उठी और कांपते हाथों से दरवाजा खोल दिया। दरवाजा खुलते ही सामनाथ झूमते हुए आगे बढ़ाए और माँ को गले लगा लिया। ओ माँ, तुमने तो आज रंग जमा दिया। साहब तुमसे इतना खुश हुए कि क्या कहूँ। माँ की छोटी सी काया बेटे की बाहों में छिप गई। माँ की आंखों में फिर आंसू आ गए। उन्हें पोंछती हुई धीरे से बोली, बेटा तुम मुझे हरिद्वार भेज दो, मैं कब से कह रही हूँ। सामनाथ का झूमना बंद हो गया और उनकी परेशानी फिर तनाव के बल पड़ने लगे। उनकी बाहें माँ के शरीर पर से हट गईं। क्या कहा माँ, ये कौन सा राग तुमने फिर छेड़ दिया? सामनाथ का क्रोध थोड़ा बढ़ने लगा। बोलते गए, तुम मुझे बदनाम करना चाहती हो ताकि दुनिया कहे कि बेटा माँ को अपने पास नहीं रख सकता। नहीं बेटा, अब तुम अपनी बहू के साथ जैसा मन चाहे रहो। मैंने अपना खा पहन लिया। अब यहाँ क्या करूँगी? जो थोड़े दिन जिंदगी के बचे हैं, भगवान का नाम लूँगी। तुम मुझे हरिद्वार भेज दो। तुम चली जाओगी तो फुलकारी कौन बनाएगा? साहब से तुम्हारे सामने ही फुलकारी देने का वादा किया है। मेरी आंखें अब नहीं है बेटा जो फुलकारी बना सको।
तुम कहीं और से बनवा लो या बनी बनाई ले लो। माँ, तुम मुझे धोखा दे के यूँ चली जाओगी, मेरा बनता काम बिगाड़ोगे। जानती नहीं, साहब खुश होगा तो मुझे तरक्की मिलेगी। माँ चुप हो गई, फिर बेटे की मुंह की ओर देखते हुए बोली, क्या सचमुच तुम्हारी तरक्की होगी? साहब तुम्हें तरक्की देंगे? उन्होंने कुछ बात करी? कहा नहीं, मगर देखती नहीं कितना खुश गया है। साहब कहता था तुम्हारी माँ की फुलकारी बनाना शुरू करेंगी तो मैं देखने आया करूँगा कैसे बनाती हैं। माँ, अगर साहब मुझसे खुश हो गया तो इससे बड़ी नौकरी मिल सकती है, मैं बड़ा अफसर भी बन सकता हूँ। माँ के चेहरे का रंग बदलने लगा, धीरे धीरे उनकी झुर्रियों भरा मुंह खिलने लगा, आंखों में हल्की हल्की चमक आने लगी। तो तेरी तरक्की होगी बेटा, तरक्की यूं ही हो जाएगी। साहब को खुश रखूँगा, कुछ करेगा, वरना उसकी खिदमत करने वाले कम थोड़ी हैं। तो मैं बना दूंगी बेटा, जैसे मुझसे बन पड़ेगा बना दूंगी। और माँ दिल ही दिल में फिर बेटे के उज्जवल भविष्य की कामनाएं करने लगी। और मिस्टर सामनाथ, अब सो जाओ माँ, कहते हुए तनिक लड़खड़ाते हुए अपने कमरे की ओर घूम गए। तो दोस्तों, ये थी भीम शाहनी जी की मशहूर कहानी चीफ की दावत। कहानी के अंत में जब माँ अपने बेटे की प्रगति के लिए जी जान से दुआ मांगती है या वो फुलकारी बनाने के लिए राजी हो जाती है तो दिल बैठ सा जाता है। शामनाथ ने दावत तो जीत ली थी, लेकिन क्या वो एक बेटे के रूप में हार नहीं गया था? रिश्तों की इस कश्मकश और दिखावे की दुनिया पर बनी ये कहानी आज भी हमारे समाज का आईना है। एक तरफ करियर की उन्नति और दूसरी तरफ एक बूढ़ी माँ की ममता। क्या तरक्की की कीमत अपनों को शर्मिंदा करना होना चाहिए? इस सवाल को आपके जहन में छोड़ते हुए मैं अब आपसे विदा लेता हूँ। फिर मिलेंगे एक नई दास्तान के साथ। सुनने के लिए शुक्रिया। अलविदा।